हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम चापर डे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड 18 जुलाई 2017 के शिफ्ट 1 के मैथ के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन नंबर सीरीज। इस सीरीज जो दी हुई है इसमें हमें रॉन्ग टर्म बताना है कि कौन सा टर्म रॉन्ग है। तो पहले चलिए हम सीरीज को ही लिख लेते हैं 1 2 12 63 300 16। तो जब भी सीरीज में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है या फिर यहाँ पास कई बार दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक रॉन्ग टर्म्स का और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक स्पेस दे देगा कि यहाँ पास कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले फर्स्ट मेथड लगाना है, इनके बीच में गैपिंग आपको देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैपिंग देखना है, यदि गैपिंग से नहीं बन रहा तो आप दूसरा चीजें सोचिए कि कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है। तो यहाँ पास हम गैप करके देख रहे हैं कि क्या गैपिंग से अपना मामला सही हो रहा है या नहीं सही हो रहा है। तो देखिए 2 और 1 के बीच में जब गैपिंग करेंगे तो 1 का गैप है, 12 और 2 के बीच में 10 का है, 63 और 12 के बीच में हो जाएगा 2 1 1 होगा, 51 का हो जाएगा। और इसके बीच में जो गैप हो जाएगा यहाँ पास 3 होगा, देन 5 एंड 2, ये 253 हो गया। देन नेक्स्ट टर्म में हम जब जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये एक जाएगा 14 हो गया, 8 हो जाएगा यहाँ पास, 9 होगा और यहाँ पर 6 बचेगा, 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 यानी कि 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बच रहा है। देन इसके बीच में जब हम माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ 7 है और ये 4 है तो एक हासिल लेंगे तो 14 और 7 जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 9 बचा, एक ये है तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, देखिए अब इस सीरीज को देख के कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पास कोई कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा, तो हम इसको अभी इस मेथड को हम अभी साइड पे कर देंगे। ठीक है, लगभग इस मेथड से आपको 70 से 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो नया मेथड हम क्या देखना पड़ेगा कि हम ए में कौन सा कॉम्बिनेशन करें कि 2 बन जाए, यानी कि एक में हम कौन सा कॉम्बिनेशन करें कि 2 बन जाए। तो देखिए यदि हम कर रहे एक 1 इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब हम अगर कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन क्या देखिए 2 इंटू 2, यदि हम 2 इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 का क्यूब होता है 8 होता है, तो ये 12 हो रहा है। तो देखिए नेक्स्ट सीरीज में हमारा 12 आ रहा है, यानी कि 2 भी हमारा आया, 12 भी आया और नेक्स्ट चल ऐसे ही देखते हैं। तो ये हमारा एक तरह से हमें पता चल गया कि हमारा ये जो सीरीज है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट जो 12 आया है तो 12 इंटू 3, पहले 1 इंटू 1 हुआ, फिर 2 इंटू 2 हुआ, फिर 12 इंटू 3 करेंगे प्लस 3 का क्यूब, प्लस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 36, भारते हैं 36 और प्लस 3 का क्यूब होता है 27, तो ये कितना हो रहा है 63। तो यहाँ पास देखिए 63 सीरीज में मिल रहा है, यानी कि यहाँ तक के भी टर्म्स हमारे सही है। तो देखिए 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी यहाँ तक हमारे कट चुके हैं, तीसरा और चौथा कट चुके हैं क्योंकि सीरीज का हमारा सही पार्ट है। अब नेक्स्ट देखने के लिए 63 इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब, 63 इंटू 4 कितना होता है 252, 252 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 चौको 16 चौको 64 और जब इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा हो रहा है 316, यानी कि 316 भी सही हो गया, तो ये भी ऑप्शन हम हटा देंगे, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1704, ये हमारे सीरीज का रॉन्ग टर्म होगा। और हम इसे देख भी सकते हैं, तो देखिए नेक्स्ट टर्म में 316 गुणे 5 प्लस 5 का क्यूब, 316 का जब हम 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये होगा 0, 5 3 8, देन 5 3 15, यानी कि 1580 प्लस 5 का क्यूब होता है 125। जब इसे हम ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 5 तो यहाँ 5 हो जाएगा, 8 और 2 के साथ जब जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 0 हुआ 1 बचा और 5 1 6 1 7 हो जाएगा और यहाँ पास 1, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म होना चाहिए था 1705 होना चाहिए और इस सीरीज में जो नेक्स्ट टर्म दिया हुआ है वो 1704 दिया हुआ है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
ये सीरीज के हमारे रॉन्ग टर्म्स हैं। और यदि इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और जो टेलीग्राम की लिंक होगी वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 जो है कि एक रेक्टेंगल प्लॉट इन 1080 सेंटीमीटर इन इस एरिया, इफ द ब्रिज इज 54 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्वेश्चन कह रहे हैं एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1080 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ 1080 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसकी चौड़ाई 54 सेंटीमीटर दी है तो इसका परिमाप चाहिए। आयत होता क्या है, देखिए आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो आयत के बारे में 2-4 पॉइंट्स लिख लीजिए कि आयत का जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होगा आयत का, लेंथ इंटू विड्थ होती है। देन इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर परिधि जो होती है, परिधि क्या होती है, यदि हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें और चलते चलते इसी पॉइंट पे आ जाएं तो इसकी परिधि होती है। तो मान के चलिए ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो जो इसका पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। देन एक और फॉर्मूला यहाँ पास लिख सकते हैं इसके डायगोनल का। रेक्टेंगल का जो आयत जो होगा, आयत का जो डायगोनल होता है डी बराबर, जो इसका डायगोनल यहाँ से डायगोनल जाएगा और ये डायगोनल जो होता है वो होता है रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगल के लिए, ये जो आपको याद ही होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एरिया दिया हुआ है। एरिया बराबर क्या था अभी, एरिया बराबर था लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया दिया 1080 और यहाँ पर चौड़ाई दिया है 54, तो यहाँ से हम लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, जब 54 को हम इधर डिवाइड किया तो 54 दूनी 108 होता है, 2 बार जाएगा यानी कि 20 हो गया। लेंथ हमारी आ गई 20। परिमाप ज्ञात करने की, परिमाप कितना होगा, जब लंबाई आ गई है और चौड़ाई पहले से दिया है तो परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप जो हो जाएगा 2 लेंथ प्लस विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2 इंटू लेंथ कितना है 20 है, चौड़ाई कितना दिया 54 था। तो जब इसको हम कर रहे हैं तो यहाँ 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू 7 74। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 7 दूनी 14 यानी कि 148। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके मूल क्या है। तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर है, इसके 2 मूल निकलेंगे, इन दोनों मूलों का मान पूछा है क्या होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके मूल निकालना है तो हम जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, द्विघात समीकरण या तीन घात समीकरण का, तो ऑप्शन से ही जाएंगे हम। अब देखिए ये वाला तो चलो इजी था, 3 दूनी 6 हम कर देते कि इसके एक कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, क्योंकि सम करने में ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई में इधर वाला आना चाहिए। तो 3 और 2 सम में आता है और 6 वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और लास्ट में माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से हम जाएंगे। ऑप्शन के लिए आपको 2 फॉर्मूले हमेशा याद होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी कि इसके जो मूल होंगे, जिसके रूट होंगे, उनका योग होता है माइनस बी बाई ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूटों का योग होता है माइनस बी बाई ए, और दोनों रूटों का प्रोडक्ट जो होता है वो सी बाई ए। ये दोनों हमेशा याद रहना चाहिए, कितना भी डिफिकल्ट इक्वेशन होगा ऑप्शन से आप कर देंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस बी का देखिए वैल्यू क्या है, ये ए होती है, ये बी होती है, ये सी होता है। बी बराबर दिया है 5, ठीक है 5, बट ए कितना दिया हुआ है, ए बराबर 1 दिया है, यानी कि दोनों का योग जो होना चाहिए -5 होना चाहिए। तो यहाँ पास अब देखते हैं कि ऐसे कौन सा ऑप्शन है कि दोनों का योग -5 है। देखिए पहले को जब हम कर रहे हैं तो -12, ये कट हो गया। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो 7 5 12, -12 ये भी गलत हो गया। इसकी बात करेंगे 3 हो रहा है तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे जब हम जा रहे हैं -3 -2 यानी कि -5, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमेशा हम ज्यादातर इन्हीं का यूज करके ही इसको निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं
बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, ए ए ए यानी कि तीनों भुजा जब बराबर होती हैं तो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अब इसका दिया है परिमाप, दिया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी कि 3a की वैल्यू दी हुई है 48। परिमाप का मतलब होता है जिस पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं उसी पॉइंट पे आ जाए, वो हमारा परिमाप हो। तो 3a बराबर दिया है 48, तो a बराबर हो जाएगा 16। तो हमारी एक भुजा आ गई 16 की, ये जो हमारी होगी 16 16 यानी कि सारी 16 16 की हो जाएंगी। ठीक है, अब हमको एरिया ज्ञात करना, तो एरिया जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है इसका एरिया। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे √3/4 ए स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 16। ठीक है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कटेगा, तो यहाँ √3 16 इंटू 4 64, तो हमारा आंसर आएगा 64√3। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है। 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 19:17 होगा, तो 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अंतर क्या होगा? तो इसके लिए हमें वर्तमान आयु अगर पता चल जाएगी तो उसमें हम 10 ऐड करके उसका आगे निकाल लेंगे। तो देखिए वर्तमान आयु जो है महाजन और संजय, इनका आयु का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात क्या है 8:7 दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है 6 वर्ष बाद +6 यहाँ कर देंगे। देखिए इस मेथड को जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से ही देखिएगा। तो यहाँ पास 6 यहाँ लिख देंगे, देन कह रहा है 6 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात हो रहा है 19:17। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम माइनस करके देखेंगे कि अनुपात इनका इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 17 और 7 में जब माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा 10 आ जाएगा, और 19 और जब 8 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11, यानी कि ये हमारा अनुपात अभी इक्वल नहीं आया, हमें अनुपात को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इन दोनों को हम देखेंगे कितने का अंतर, 1 का अंतर, और इन दोनों में कितने का अंतर, 2 का। तो ये 2 जो आया है इसको ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बीच में जो अंतर आया है उसको नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ महाजन और संजय की जो हमारा न्यू जो रेशियो आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, 2 का 7 के साथ करेंगे 14 हो जाएगा, 1 का तो वही हो जाएगा सेम 19:17। अब देखिए रेशियो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो सेम के देखो 19 माइनस 16 3 आ रहा है, 17 माइनस 14 3, ये 3 जो होगा, ये 3 बराबर जितने वर्ष बढ़ रहा है, जितने वर्ष पश्चात यानी कि 6, ये 3 बराबर 6 हो जाएगा, एक बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो हमें महाजन और संजय की वर्तमान आयु पता चल गई। 16 बराबर एक बराबर 2 है, तो 16 बराबर 32, ये महाजन की वर्तमान आयु हो गई। महाजन की वर्तमान आयु 32 हो गई, और संजय की जो वर्तमान आयु हो गई वो हो जाएगी कितना, 14 दूनी 28। अब क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देखिए 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अंतर, देखिए 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अंतर कितना होगा। तो 10 वर्ष पश्चात की हमें आयु निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी आयु का अंतर पूछा है, तो 10-10 वर्ष दोनों में बढ़ेगी, तो हम अभी का निकाल लेंगे तो सेम वही 10 वर्ष बाद भी होगी। तो यहाँ 32 माइनस 28 कितना होगा, 4, तो इनकी आयु का अंतर होगा 4। इस बात को समझ गए होंगे ना कि देखिए 10 अगर हम यहाँ ऐड कर रहे हैं इसमें, और 10 इसमें भी ऐड करें, कि अंतर करना है तो ये तो माइनस ही हो जाएंगे, तो हम यही पास निकाल लेंगे स्टेप पहले ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 29 और गुणनफल 100 है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम ज्यादातर ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, बेसिक मेथड यूज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसपे सिर्फ टाइम ही जाने वाला है। तो देखिए दो संख्या, एक मान लीजिए एक संख्या ए है और बी, इनका योग दिया है 29 और इनका जो मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है 100। अब ऑप्शन में देखो कि ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनका जोड़ने पे 29 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने में 100। देखिए 10 और 10 मल्टीप्लाई में तो 100 आया, पर जोड़ने में 20 होगा, ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट देखिए जोड़ने पे 25 आ रहा है, हमारा 29 आना चाहिए, ये भी गलत। देखिए इस ऑप्शन को देखिए, जोड़ने पे तो 29 आ रहा है, 20 + 9 29 आ रहा है, पर मल्टीप्लाई में क्या आएगा 180।
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 180, तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 100, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए 25 + 4 जोड़ने पे 29 और मल्टीप्लाई जब करेंगे 25 × 4 का 100, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 2000 रुपए के अंकित मूल्य के किसी वस्तु पर 7% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2000 रुपए किसी भी वस्तु पे अंकित है, उस पे 2 बार की हमें सक्सेसिव डिस्काउंट देना 7% का, तो जो हम चीजों को बेचेंगे फाइनली जो सेलिंग प्राइस होगा उसका कितना होगा? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फॉर्म में करें, फ्रैक्शन ब्रेक कर देंगे इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में जब हम ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/100 हो जाएगा। तो देखिए जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है तो हम ज्यादातर रेशियो मेथड से ही करते हैं, पर कई बार जब हमें लगता है कि ये डिफिकल्ट हो जाएगा रेशियो मेथड में, कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं। तो चलिए हम इसको 2 मेथड से बताएंगे, नॉर्मल मेथड और एक रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड में देखिए कि मान लो पहले मार्क प्राइस हमारा ये मार्क प्राइस हो जाएगा और पहले का ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। मान लीजिए पहले हमारा कितना नीचे वाला ओरिजिनल होता है, ऊपर जो होता है जो छूट दी जाती है या फिर प्रॉफिट लॉस है तो लॉस या प्रॉफिट होता है। तो हमारी पहली चीज 100 की थी, हमने 7 का डिस्काउंट दिया तो कितने की बिकेगी 93 की। देन सेकेंड बार फिर डिस्काउंट देना है तो 100 की चीज जाएगी 93 में। देखिए ये इधर वाला तो हमारा सही था कि भाई इतना हमारा आ जाएगा, लेकिन अब 93 × 93 काफी कैलकुलेटिव हो गया है, समझ रहे हैं? तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8649। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर देखिए कि ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना दिया है 20,000, यहाँ पे कितना है 10 है, यानी कि 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 20,000 हो जाएगा। तो सेम यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस तो देखिए यहाँ पर कितना होगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 1 बचा 8 1 9 हो जाएगा, 6 दूनी 12 है 12 हो जाएगा और 8 दूनी 16, यानी कि हमारा ये हो रहा है 16,298। ये हो जाएगा 16,200, 6 दूनी 12 8 दूनी 16, ये 17 सॉरी एक यहाँ 17,298 अभी हो गया। अब यहाँ पास देखिए 17,298, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 17,298। दूसरे मेथड अगर देखना है तो ये 20,000 था, 20,000 था, इसका हम एक बार 7% डिस्काउंट करेंगे तो 7% कितना होगा देखिए, एक जीरो करेंगे 10% आएगा, 2 जीरो करेंगे तो 1% आएगा, यानी कि 200 इसका 1% हुआ, 14% के लिए 7% के लिए तो ये हो जाएगा 1400। ठीक है, तो ये 1400 हो गया। अब इसमें 1400 हम जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18,600। देन इस पे एक बार का हमें डिस्काउंट और करना है, तो इस संख्या में जब हम 7% निकालेंगे तो इसका जो 7% हो जाएगा वो 1302 होगा, वो हो गया 1302। अब इसको जब हम माइनस कर रहे हैं 1806 8 1000 यानी कि 18,600 में माइनस करेंगे 1302 को तो ये हो जाएगा 1302 को जब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पास जीरो है, ये 2 है, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पास 9 हो जाएगा, ये 0 यानी कि 9 हो जाएगा, 6 था एक हासिल ले गया था इधर तो ये 5 बचा था, ये 3 है तो यहाँ पास 2 हो गया। देन यहाँ पास 8 है और 1 को माइनस करेंगे 7, यानी कि 17,298, यानी कि सेम है सब। इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से कर, पर इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया कि 93 मल्टीप्लाई 93। और अगर नॉर्मल आता तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर 10% 20% 5% 4% ऐसे में हम रेशियो मेथड को ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए एक सीरीज दी हुई है और सीरीज के मध्य में कौन सा अंक होगा ये हमें बताना है। तो देखिए 110 132 156 प्रश्नवाची चिन्ह और 210। तो पहले क्वेश्चन में बता, जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको उसका गैपिंग करके देखना है, तो मैक्सिमम इसी में ही सॉल्व होता है। जब इसका हम गैपिंग कर रहे हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 2 और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा 22 का, देखिए ये हो गया। नेक्स्ट जब हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4
2 यानी कि 24 का गैप है। तो यहाँ पास एक चीज समझ में आ रही, 22 है, 24 है, दो बड़े यानी 26 हो सकते हैं यहाँ पास। तो देखिए 26 अगर हम पुट करके यहाँ पास देख रहे हैं तो ये अब 26 यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पास जो ऐड हो जाएगा 26 प्लस 156 होगा। तो 6 6 12 1 बचेगा, 5 2 7 1 8 होगा और 1। अब देखिए 182 यहाँ पास है कोई किसी भी ऑप्शन में, तो यहाँ पास था 182 ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगर आपको आगे चेक करना है तो 182 में 28 जोड़ेंगे, 26 आया था तो 28 जोड़ेंगे। तो 182 में जब 28 जोड़ेंगे, देखिए 8 और 2 10, 0 हासिल है 1, देन 8 और 2 10, 1 11, 1 बचा और देखिए 1 1 2 यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 3800 माइनस 22 इंटू 1968 भागे 48 इक्वल टू, यहाँ पर हम x मान लेंगे इंटू 7। जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बॉड मास आना चाहिए, ठीक है। जब भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आएगा अगर ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो अब क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला है। अब इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाले को जाना है, फिर क्या जाना है, डिवीजन वाले को, भाग वाले को, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे गुणे वाले को, फिर एडिशन वाले को, जोड़ वाले को और फिर सब्सट्रैक्शन है घटाव वाले को। इस चीज को समझना, ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले उसे हम सॉल्व करेंगे, फिर भाग वाले को, फिर गुणे वाले को, फिर प्लस और फिर माइनस वाले को। तो यहाँ पास देखिए 3800 माइनस 22 गुणे 1968 भागे 48 इंटू एक्स इंटू 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, भाग वाले को। जब 1968 भागे 48 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 41 बार, तो जब इसको हम कट कर रहे हैं तो ये 41 हो जाएगी, ये जो पूरा हो जाएगा हमारा 41 हो गया, यानी कि हमारे पास अभी बच रहा है 3800 माइनस 22 इंटू 41 बराबर x इंटू 7। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 11, तो 22 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करने से पहले तो यहाँ से 2 हम निकाल लेंगे, इससे पहले 2 निकाल लो तो 11 जो बचेगा, तो 11 का मल्टीप्लिकेशन करना आसान है। 2 निकाल के हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 82, 82 इंटू 11 हमारे पास बचा, ठीक है। जब भी 11 का मल्टीप्लाई करना होता है तो 11 का जब भी मल्टीप्लाई, पहली संख्या सेम रख देंगे 2, देन इन दोनों को ऐड करते हैं तो 10 हो जाएगा, 1 बचेगा और 8 1 9, ये हमारा आ गया इसका ये टोटल का 82 गुणा 11 बराबर 902। देन हमारे पास क्या था, 3800 माइनस था और इधर क्या बचे x प्लस 7। जब 3800 में 902 को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 हुआ और ये 2 है तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पास 9 बचेगा, यहाँ 7 होगा, एक इससे लेकर 17 हो जाएगा और 17 माइनस 9 यानी कि 8 होगा और यहाँ पास 2 बचेगा, इक्वल टू x इंटू 7। 7 का जब हम भाग देंगे इसमें तो देखिए यहाँ पास हो जाएगा 7 चौक 28, x बराबर यहाँ पर 4 बार गया और 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बच रहा है तो चौक 28, तो ये आ रहा है हमारे पास 414। तो 414 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक कार्यकुशल है, तदनुसार बी वही कार्य करने में कितने दिन लेगा। तो यहाँ पास एफिशिएंसी दी हुई है बी की एफिशिएंसी 50% मोर देन ए है, तो यहाँ पास ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो बी जो है, बी की एफिशिएंसी कितनी, 50% मोर देन ए, तो हम यहाँ पास निकाल लेंगे बी बाई ए कितना हो गया 50% यानी कि 1/2। बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए से ज्यादा है कि 50%, तो ए की 2 है और 2 से 1 ज्यादा यानी कि इनका जो रेशियो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 3/2। बी जो होगा 3 होगा, ए जो होगा ए होगा। देन इफिशियंसी जो होती है, इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, तो हम ए और बी का टाइम निकाल लेंगे। ए का जो टाइम होगा वो 3 होगा और बी का टाइम 2 होगा। यहाँ पास देखिए मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये कितना हो जाएगा। देन ए कहाँ, बी कहाँ गया हमारा, बी जो उसी काम को कितने दिन में करेगा, ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। ए अगर 12 दिन में कर रहा है तो इसका एक पार्ट हम निकाल लेंगे, एक पार्ट कितना हो जाएगा 4, एक पार्ट 4 हो रहा है, तो बी बराबर कितना पार्ट है 2, तो 2 पार्ट करने के लिए
एक पार्ट बराबर 4 हुआ तो 2 पार्ट बराबर 8 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक। यदि ए को 500 में से 270 अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हम डी से शुरुआत करेंगे, ए बी सी डी। डी को हम मान लेंगे 100 और पीछे से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सी को डी की अपेक्षा कितने 20 अंक कम मिले, यानी कि अगर डी के 100 है तो सी को 80 मिलेंगे। देन देखिए, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, तो 80 का 25% कितना होता है 20। तो बी को 25% अधिक मिले, यानी कि इससे 20 अधिक मिले, यानी कि ये हो जाएगा 100। 80 प्लस 20 100। अब देखिए यहाँ पास ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, यानी कि बी को अगर 100 है ए को हो जाएगा 90। और लास्ट में क्या दिया है, यदि ए को 500 में से 270, यानी कि 90 बराबर है 270, 90 बराबर 270 है, तो 90 को 270 करने के लिए क्या करना, 3 का मल्टीप्लाई, तो डी में भी 3 का करना पड़ेगा। ये डी को 300 अंक मिले। अब ये कह रहा है कि डी का परसेंट कितना, डी को 300 मिले, टोटल था 500 था, इंटू 100, 0 0 कट जाएगा यहाँ, और ये कितना हुआ 5 छक्का 30, यानी कि 60% अंक जो है वो हमें डी को मिले। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। 6 संख्याओं का अनुपात 32 है। यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि की जाए और शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 6 संख्याओं का, जो 6 संख्याएं हैं उनका हम योग देख लेंगे कितना है। 6 संख्या मान लो x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 x6, ये 6 संख्या था। तो इनका योग क्या होगा 32 इंटू 6। अब ये 6 कैसे मल्टीप्लाई हुआ, कि इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, जब भी हम एवरेज निकालते हैं, 6 संख्याओं का सम अपॉन ये 6 करते हैं, 6 है तो 6 करते हैं, 5 है तो 5 है, तो हम इसको नीचे जो होना था वो हम इसको डायरेक्टली इधर ले गए हैं, ठीक है, समझिए। तब जिसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 18, यानी कि 182 इसका योग हो गया है इन 6 संख्याओं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं में हम वृद्धि करते हैं, इन 3 संख्याओं में हम 2 की वृद्धि करेंगे, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 संख्याओं में 4 घटा देना, यानी कि 12 हम घटा रहे हैं, कि टोटल योग जो है, देखिए 6 तो बढ़ा है और 12 जब हम घटाएंगे तो टोटल इफेक्ट कितना आ रहा है -6 होगा। -12 में 6 जब हम घटाएंगे तो -6 का इफेक्ट आएगा, तो 6 हम टोटल में घटाना पड़ेगा। जब हम 6 टोटल में घटा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये 7 176। अब इस समय जो हमारे 6 संख्याओं का योग जो होगा वो 176 है। और फाइनल में क्या कहता है कि इस 176 का हमें औसत निकालना है, तो 176 अपॉन 6 जब हम करेंगे तो इसका औसत आ जाएगा। तो ये जो है औसत हो जाएगा, एक बचा 76, यहाँ देखिए ये 19 होगा, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसको कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना 186, ये 186 होगा। देखिए यहाँ पर 3 गया, 36 कटा और 6 कम 1, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2x प्लस 3y रेशियो 3x प्लस 5y इक्वल टू 18 रेशियो 29, तो एक्स वाई के बराबर है। तो देखिए इसको लिख लीजिए, 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस 5y इक्वल टू 18 इंटू 29। ठीक है, तो 29 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 18 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 29 2x प्लस 3y अपान हो जाएगा 18 का मल्टीप्लाई इधर होगा 3x प्लस 5y। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1:1 का रेशियो हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 18 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y। तो अब जब देखिए ये पोर्शन हमारा इस साइड आ गया, तो यहाँ पास क्या बचेगा, 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 1 बचा, तो 3 4 1 5, 58 x प्लस
3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 27, 2 बचेगा, 3 6 2 8 y। ये हमारा इस साइड का ऑप्शन आ गया। देन अदर साइड में जब हम देखेंगे तो यहाँ पास 54x प्लस 8 45 4 बचेगा और 5 4 9 90 y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास रेशियो किसका पूछा, x रेशियो y पूछा हुआ है। तो जो 54 को हम इस साइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो y वाला पोर्शन है उसको हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4x, और जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये होगा 3y। तो x बाई वाई जो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। x और y का जो रेशियो आ रहा है तो ये हो जाएगा 3 बाई, अच्छा यहाँ पास ये हो रहा है x बाई वाई बराबर हो जाएगा 3:4। 3 इधर ही रहेगा, y चला जाएगा, 4 नीचे है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो देखिए, जब भी रेलगाड़ी का क्वेश्चन आता है तो हम एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए डिस्टेंस कितनी थी 120 मीटर, स्पीड दी हुई 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इतने लंबे 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि डिस्टेंस, टाइम पूछा, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। क्या बात, डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ट्रेन की डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा स्पीड कितनी दी है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक बात और याद, जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होता है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पास 5/18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 0 5 और ये 350। ठीक है, 350 अपॉन 90 इंटू 5/18। एक जीरो से एक जीरो कटा, 9 से यहाँ 2 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते जो होगा 35, यानी कि ये 2 ऊपर जब जाएगा तो ये होगा 14 सेकेंड। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 14 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 7:9 है। वो दोनों समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही। पहली रेलगाड़ी एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी गाड़ी उसी खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में समय कितना लगेगा। तो यहाँ पर टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप स्पीड जो गाड़ी का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है और उन रेलगाड़ी को जो खंभे को पार करने के लिए जो टाइम दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए हम मान लेंगे स्पीड ट्रेन 1 की स्पीड और स्पीड ट्रेन 2 की। तो ये दिया है, इसकी स्पीड हम मान ले, रेशियो हटाइए, स्पीड मान लेंगे 7x और S2 की स्पीड मान लेंगे 9x। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पास टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है T1 बराबर का टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड, और टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस मान लो कि पहली ट्रेन की दौर की जो लेंथ है वो D1 की लेंथ है, पहली ट्रेन की लेंथ D1 है, और अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 7x। सेकेंड ट्रेन की बात T2 बराबर कर देंगे, ये 6 है। देन डिस्टेंस इसकी जो मान लेंगे T2 मान लेंगे D2 अपॉन 9x। ठीक है, ये इतना कर लिए। नेक्स्ट क्या करेंगे कि देखिए, जब दो ट्रेन अपोजिट चल रही, विपरीत चल रही है, तो उन दोनों की ट्रेनों की जो लेंथ होगी वो ऐड होगी और स्पीड भी हमारी ऐड हो जाएगी। लेंथ तो ऐड होगी और स्पीड भी ऐड हो जाएगी। तो देन यहाँ टाइम बराबर करेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम जो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस जो होगी D1 की डिस्टेंस एंड D2 की डिस्टेंस, D1 प्लस D2 बाई स्पीड जो होगी S1 प्लस S2। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पहले के लिए D1 क्या हो जाएगा, तो D1 जो होगा 4 इंटू टाइम, हमने कितना टाइम 4 था 7x, प्लस देन जो D2 हो जाएगा 9x इंटू
6। तो यहाँ पर समझ गए, देखिए ये हो जाएगा हमारा टाइम, ये हो गई स्पीड, देन ये हुआ स्पीड, ये हुआ अपन टाइम, ठीक है। अपन स्पीड जो थी 7x इंटू 9x, तो देखिए ये कितना हो रहा था, 28x हो रहा था, प्लस 54x हो रहा था, अपॉन हो रहा था 16x। x से हम काट देंगे, देन इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 12, 8 4 12, एक बचेगा, और 6 2 8, 82 अपन 16 बच रहा है। इसको और कट करेंगे 8 होगा, और इसको 2 करेंगे 4 और 41, तो 41/8 ये हमारा आंसर आएगा। पर इस फॉर्म में नहीं लिखा, इसको और ही सिंप्लीफाई कर देंगे तो 8 45 5 और 1/8, ये हमारा 5 से 1/8 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101 और 120 के बीच में संयुक्त संख्याएं क्या है। कंपोजिट नंबर पूछ रहा है 101 और 120 के बीच में। कंपोजिट नंबर वह नंबर होती है जिनका मोर देन 2 फैक्टर होते, कम से कम 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, वो नंबर कंपोजिट नंबर। एज एग्जांपल की बात कर लेंगे, कंपोजिट नंबर जैसे 6 है, तो 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। देन अगर बात करेंगे 101 और 120 के बीच कितनी कंपोजिट नंबर हो सकती हैं, तो चलिए देख लेंगे। देखिए 102 कंपोजिट नंबर है, देन 104 है, उसके बाद 105 है, उसके बाद 106 है, उसके बाद 108 है, उसके बाद है 110, 111, 112, और हो जाएगा फिर 114, 115 भी कंपोजिट नंबर है, देन उसके बाद होता है 116, फिर उसके बाद 117, 118 और 119, ये 101 और 120 के बीच में कंपोजिट नंबर। तो देख लेंगे कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर जो कंपोजिट नंबर हो रहे हैं वो हो जाएंगे 14, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68,000 को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 1/3 वर्ष में साधारण ब्याज है, तो दूसरे भाग पर 3 से 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज बराबर हो, यानी कि इनके जो जो सिंपल इंटरेस्ट मिलना है वो बराबर हो। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेज इंटू टाइम बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट दोनों के बराबर है, तो हम मान लेंगे पहले जो जो अमाउंट हमारा P1 है, तो अमाउंट हम इसको P1 रख देंगे, और रेट क्या है, तो पहले के लिए रेट था 6% इंटू 6 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम जो होगा 3 3 9 1 10, इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे 10/3 अपॉन 100 इंटू सेम ऐसे ही कर लेंगे, इधर भी कर लेंगे। तो P2 रेट दिया है 4% इंटू टाइम दिया हो 3 दूनी 6 1 7/2 अपॉन 100, 100 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ दो हो जाएगा, 3 का भी काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 7P1 इधर बच रहा है, और यहाँ 10P1 इधर बच रहा है, और 7P2 इधर बच रहा है। तो यार 10P1 माइनस 7P2 बराबर 0। और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, P1 प्लस P2 दोनों प्रिंसिपल का योग कितना दिया हुआ है, 6800, ये 6800 दिया हुआ है, तो यहाँ पर P1 प्लस P2 बराबर 6800। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन हमारा आंसर आएगा। तो देखिए हम P1 के टर्म्स में इसको करते हैं, तो मल्टीप्लाई इधर 10 करेंगे, तो 10P1 प्लस 10P2 बराबर ये होगा 6008, 68,000 हो जाएगा, 3 जीरो हो गए, ये हो जाएगा हमारा। देन इसको जब हम कर रहे हैं तो देखिए हम माइनस माइनस और माइनस, 10P1 कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 10P2 और माइनस, यानी कि ये माइनस 17P2 बराबर हो गया 68,000, ठीक है। माइनस 68, तो माइनस माइनस कटेगा, तो P2 बराबर हो जाएगा, जब हम 17 को डिवाइड कर रहे हैं 68 में, तो ये कितनी बार जा रहा है,
17 का जब 4 बार जा रहा है तो ये P2 की जो वैल्यू हमारी आ गई 4। तो क्वेश्चन में 4000 है किसी में, देखिए ऑप्शन नंबर बी। जब P2 बराबर हमारा 4 आया तो हमारा टोटल कितना था, 6800 था। 4000 इधर चला गया तो 2800 P1 बराबर हमारा 2800 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मजदूर एक काम को 50 घंटे में करता है, 5 घंटे बाद वह विराम लेता है। काम का कितना भाग उसने अभी करना बाकी है। देखिए यहाँ पर समझिए कि कोई भी मजदूर है, एक काम को 50 घंटे में करता है। मान लो ए है, इसको पूरा करने के लिए 50 घंटे लेता है। 5 घंटे बाद वह विराम लेता है, यानी कि 5 घंटे के बाद उसने रेस्ट लिया। उसका मतलब ये है कि उसने 5 घंटा वर्क किया है। 5 घंटा उसने वर्क किया है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि टोटल काम जो हमारा था, एक था। चलिए टोटल वर्क हम मान लेंगे कि हमारा एक था। इस एक काम को करने के लिए वो कितना समय लेता है, 50 घंटे। उसने अभी कितना काम किया, 5 घंटे, यानी कि टोटल काम का कितना घंटे कर लिया है, 1/10 कर लिया है। 50 घंटे टोटल लगते हैं, उसने अभी 5 किया है, यानी कि 1/10 कर लिया। इसका भी 1/10 कितना होगा, 0.1, यानी कि उसने अभी 0.1 काम कर लिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितना काम बाकी है, तो हमारे पास एक काम है, 0.1 काम हो चुका है, यानी कि अब बचा कितना काम है, 1 माइनस 0.1 तो 0.9। इतना 0.9 काम हमारा बाकी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन। इन संख्याओं का हमें सबसे छोटा बताना है। फ्रैक्शन का सबसे छोटे में कौन सी है, तो जब 20 को हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/25। ये 1/25 हुआ। 1/25 को हम क्या लिख सकते, 0.4। 1/25 को हम कितना लिख सकते हैं, 0.04। ये होगा 0.04 हो जाएगा। देन जो होगा 18 भागे 484। 18 को जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाता है 0.037। यही 15 भागे 408 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 0.0367। ये 18/360 को करेंगे नेक्स्ट तो ये आएगा 0.505। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हमें सबसे छोटा बताना, तो इसमें जो सबसे छोटा हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 0, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.367। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है, इस फ्रैक्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो 6/35 को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं 6/35 को तो ये आ जाएगा 0.171। यही हम 13/69 को जब हम कर रहे हैं तो ये आता है 0.188। यही 19/98 को जो करेंगे तो 0.193 और 21 बटे जब हम 113 को कर रहे हैं सिंप्लीफाई तो ये आ जाता है 0.185। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे बड़ी भिन्न पूछा हुआ तो सबसे बड़ी भिन्न जो हो जाएगी 1.83। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन।